तो चलो फिर से क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से एक बार पुनः YouTube पर इस क्लास को देखने वालों के लिए एक जरूरी सूचना मैं बताना चाहता हूं। जो भी YouTube पर इन क्लासेज के वीडियो देख रहे हैं, वो इस क्लास की वीडियो को देखने से पहले इससे पहले के जितने भी क्रम से वीडियो डाले गए हैं वो सारे वीडियो देखें अच्छे से। पूरे वीडियो देखें, तभी चीजें अच्छे से एकदम क्लियर हो पाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर सारे क्लासेस के वीडियो देखने के बाद में अगर लगता है कि आपको कि ये चैनल हमारे परीक्षा तैयारियों में बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है, बड़ा मददगार रहने वाला है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और कोशिश करें कि केवल न केवल आप बल्कि औरों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम लोग हमारी कोशिश ये रहे कि हम लोग आपके लिए इसी तरह से फिर क्लासेज एक के बाद एक बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के साथ, अच्छी गुणवत्ता वाले कंटेंट के साथ हम आपके लिए क्लास लेकर के आते रहें। तो चलो एक बार फिर से हम अपनी क्लास पर लौटते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा, 1861 के एक्ट के बारे में हमने काफी कुछ जानकारियां हासिल कर ली थी। और अब उसी एक्ट का जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो हम इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से एकदम चीजों को पढ़ें, समझें। हम यहां पर थे कि जो 1773 का जो एक्ट था, 1773 का एक्ट, उस एक्ट ने आपको पता है बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको काफी कमजोर बना दिया था। उनके जो पावर्स थे, उनके पावर्स वो छीन लिए गए। विधायी पावर्स, उनके उनके जो भी विधायी पावर्स थे वो सारे के सारे विधायी पावर्स किनके, बंबई और मद्रास वालों के छीन लिए गए थे। उनको केवल और केवल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया था। ये बात तो हमने 1773 पढ़ते वक्त भी की थी कि वो उनके अधीन हो गया था। अब जो भी वहां से ऑर्डर होगा उसके अनुसार काम करेगा। अब जो 1773 में जो पावर्स छीने गए थे ना, वो पावर्स अब वापस दिए गए। किनको? बंबई और मद्रास के गवर्नर को। क्या दिए गए? विधायी शक्तियां वापिस। कब दी गई? इस 1861 के एक्ट में। तो गई कब थी? 1783 वाले एक्ट में। 1783 वाले एक्ट में जो विधायी पावर चली गई थी वो अब वापिस लौटा दी। और वायसराय को यह भी पावर मिला कि आपको अगर लगे तो ध्यान रखना, प्रांतों में भी वायसराय, कहा? प्रांतों में भी। अब देखो ये क्या कह रहा, प्रांतों में भी वायसराय गवर्नर साहब के साथ डिस्कस करके विधान परिषद बना सकता है प्रांतों के लेवल पर। ध्यान देना। अब अब जो 1853 से जो विधान परिषद बनी थी ना, वो केंद्र के लेवल पर थी। आप ऐसे समझ लो जैसे पूरे देश में कानून बनाने के लिए संसद होती है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जबकि राज्यों के भीतर कानून बनाने के लिए विधानसभाएं होती। ये तो हम जानते हैं। इतना तो जो पॉलिटी पढ़ने वाला जानता है कि राज्यों में कानून विधानसभा बनाती है और देश के लिए कानून संसद बनाती है। तो आप ऐसे समझ लो जो 1853 में जो विधान परिषद बनी थी वो केंद्र वाली विधान परिषद थी। पूरे जो ब्रिटिश शासित जो एरिया था भारत, उसके कानून बनाने के लिए थी, उस क्षेत्र के। आज के संसद की तरह थी वो। आज की जो संसद कहाँ है? केंद्र में होती है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो वैसे ही 1853 में जो विधान परिषद बनी थी वो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्र के लेवल पर थी। और वो पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्र के लिए कानून बनाएगी। तो जो प्रेसिडेंसी है, जहां पर गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, जो प्रांत है, वहां पर कानून कौन बनाएगा? तो इस एक्ट ने बोला कि वहां पर जो कानून है वो अब वहां पर भी कानून बनाने के लिए वायसराय को अगर लगे तो जो वहां का जो गवर्नर साहब है, उस गवर्नर साहब से वो बात कर ले।
और बात करके आपस में मिलजुल के सलाह मशूरा कर करा के वो प्रांतों में भी विधान परिषद बना सकता है। ये ध्यान रखना है, यानी प्रांतों में भी विधान परिषद बनाई जा सकती है। ये पावर किसको दे दी गई? वायसराय को। और वायसराय ऐसा करते वक्त किसके साथ डिस्कस करेगा, किससे सलाह मशूरा करेगा? उस संबंधित प्रांत के गवर्नर साहब से। और गवर्नर साहब से डिस्कस करने के बाद में वहां पर वो क्या बना सकता है? विधान परिषद। अब ध्यान दो, अब प्रांतों में विधान परिषद बनेगी तो आपको ये समझो, आप स्थिति वो हो रही है कि केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल आ गया। जैसे भारत में केंद्र के लेवल पर संसद है, यानी संघ के लेवल पर संसद है, और राज्यों के लेवल पर विधानसभाएं। तो केंद्र के लेवल पर तो 1853 में ही एक छोटी सी केंद्रीय विधान परिषद आ गई थी। राज्यों में विधान परिषद नहीं आई थी। राज्यों में गवर्नर केवल और केवल जो ऊपर से ऑर्डर आता था, गवर्नर जनरल से ऑर्डर आता था, उसके अनुसार काम करता था। प्रांत के लेवल पर प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने के लिए कोई विधान परिषद नहीं थी। अब वो विधान परिषद कब आएंगे अस्तित्व में? 1861 के एक्ट से मिली हुई शक्तियों के अंतर्गत आएंगी। और ये शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? वायसराय। तो अब देखो, वायसराय को जब शक्ति मिल गई कि आप प्रांतों में विधान परिषद बना दो, तो वो अपनी शक्ति को तो काम में लेगा। और इस एक्ट से मिली हुई शक्ति को काम में लेते हुए वो क्या बनाएगा? प्रांतों में विधान परिषदें बना देगा। अब किन किन प्रांतों में कब कब विधान परिषदें बनी है, वो मोटे तौर पर एकाध विधान परिषद को आपको याद रखना है कि 1861 के पावर 1861 से पावर मिली थी वायसराय को विधान परिषद बनाने की। और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ जो प्रांत हैं वहां पर इन्होंने विधान परिषदें बना दी। अब देखो पॉइंट नंबर 7, जो वायसराय है वो क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। वायसराय क्या कर सकता है? मैंने उस टाइम भी आपको कहा था ये वीटो सब पीछा नहीं छोड़ेगा। जब हम भारत का संविधान पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के वीटो पावर, जब हम कहीं अमेरिकी संविधान की चर्चा करेंगे तो वहां राष्ट्रपति के पास विशेषीकृत वीटो पावर होता है। तो जब आप यूएनओ पढ़ोगे, अगर पॉलिटिकल साइंस में आप आगे अंतर्राष्ट्रीय अगर संगठन संस्थाएं अगर पढ़ने का आपको मौका मिला, तो वहां भी यूएन में भी ये वीटो पावर शब्द काम में आएगा। तो वीटो पावर हम लोगों ने 1784 में ही क्लियर कर दिया था, तो मैं अब दोबारा यहाँ डिस्कस करने वाला हूं नहीं। अगर आपको ये वीटो पावर और गहराई से समझना है तो आपको वो 1784 वाला वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर मेरा ये समझाया हुआ है। तो अब वायस राय को क्या मिल गया? पावर मिल गया। कौन सा पावर? वीटो करने का। क्या करने का? वीटो करने का। वीटो किसको वीटो करेगा? वो किसको वीटो? विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद है। कौन सी? जो केंद्रीय विधान परिषद है, याद करो केंद्रीय विधान परिषद कौन सी? 1853 वाली, जिसमें 6 लोग थे शुरुआत में। फिर 1861 में कहा था एक्स्ट्रा आप 6 जोड़ दो, या फिर अधिकतम 12 और जोड़ सकते हो। ऐसी बातें याद आ रही होंगी। उसी विधान परिषद ने अगर कोई विधेयक पास कर दिया, कोई विधेयक पास कर दिया, वायसराय को वो नहीं जचा, वायसराय को वो पसंद नहीं आया, तो क्या वायसराय उस विधेयक पर साइन करने के लिए मजबूर है क्या? कि ना तेरे जचे या न जचे, साइन तो तेरे को करना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? वीटो पावर का मतलब ही यही था कि अगर पूरी विधान परिषद ने माथाफोड़ी करके किसी विधेयक को पास भी कर दिया, तो वायसराय के पास ये वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब एक ऐसी शक्ति है जिससे वो पूरी विधान परिषद के किए हुए काम को खराब कर सकता है। काम को खराब करने का मतलब उसने इतनी मेहनत करके जो विधेयक पास किया था, उस विधेयक को समाप्त करा देगा। किससे? इस वीटो पावर से। वो ये कहेगा कि ये विधेयक मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मेरे नहीं जच रहा है, तो मैं इस विधेयक को खत्म करने के लिए मेरी वीटो पावर काम में ले रहा हूं। और आपको बताया था कि वीटो का मतलब ही है कि एक जने का पावर बाकी के सबके फैसलों पर भारी पड़ जाता है। तो ये वायसराय की ये वीटो शक्ति उस विधान परिषद के पास किए गए विधेयक पर भारी पड़ेगी, और विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये वीटो पावर है। ये क्या है? वीटो पावर है। तो इसका मतलब इस वीटो पावर ने विधान परिषद की जो विधेयक को पास करने की शक्ति को एक तरह का, आपको नहीं लग रहा है, एक नाम मात्र का सा ही बना के रख दिया है?
कि आप इतनी मगजमारी करो, इतनी माथापौड़ी करो, विधेयक को पास करो, इतना टाइम लगाओ, समय खर्च करो, और फिर उस विधेयक को जैसे ही वो साइन होने के लिए वायसराय के पास गया, वायसराय ने कहा मेरे तो नहीं जच रहा, मैं तो साइन नहीं करूंगा, और ये लो विधेयक हो गया समाप्त। जैसे ही उसने साइन से मना किया, वो कर सकता है क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस वीटो पावर ने विधान परिषद की विधायी शक्तियों को प्रभावशाली नहीं बनने दिया, उनकी विधायी शक्तियों पर बहुत ज्यादा सीमा लगा रखी थी, और वायसराय के पास विधायी शक्तियां ज्यादा थी। वो विधान परिषद के किए गए कार्यों को भी साइड कर सकता था, उनको भी उनके कार्यों को भी समाप्त कर सकता था। तो वो वीटो पावर यूज कर सकता था किसके खिलाफ, विधेयक के खिलाफ। ये ध्यान रखना, किसके खिलाफ, ये विधेयक हो गया, इसके खिलाफ वो वीटो पावर काम में लेता और विधेयक को खत्म कर देता, यानी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता था वो। विधेयक कानून कब बनता है, जैसे हम आपने इतना तो सुना ही होगा, संसद के दोनों सदन होते हैं, वो अगर विधेयक को पास करते हैं, उस विधेयक के बाद में राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं, राष्ट्रपति जी के साइन होने पर वो कानून बनता है। फिर नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कानून तो बन गया, लेकिन लागू किस तारीख से हो रहा है, वो नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में वो डेट बता देंगे। ऐसा प्रोसेस होता है भारत में। तो ठीक ठीक आपको नहीं लग रहा है, ठीक ठीक वैसा सही हो रहा है। वायसराय है, विधान परिषद है, विधान परिषद एक विधेयक को पास कर रही है, विधेयक जाएगा उसके पास, किसके पास, वायसराय के पास। वायसराय उस पर साइन करेगा, तब वो कौन से रूप में आएगा, तब वो कौन सा रूप धारण करेगा, तब वो रूप धारण करेगा कानून का। साइन नहीं किया तो वो विधेयक के रूप में ही खत्म हो जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा विधेयक के रूप में। एक और पावर देखो, अब ये विधेयक को खुद साइन करने से भी मना कर सकता है, और या फिर उसको विधेयक को लटकाना है, कानून बनने से रोकना है उसको, मान लो उसके आ गया कि मुझे तो इस विधेयक को तो सिरे चढ़ने ही नहीं देना, कानून नहीं बनने दूंगा। तो वो क्या करेगा, उस विधेयक को अपने पास रख लेगा, ये कहते हुए कि मैं इसको राज्य सचिव को भेजूंगा। किसको भेजूंगा मैं, राज्य सचिव को भेजूंगा। तो आपको पता है, ये एक राज्य सचिव होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये पद कब आया था, ये पद आया था जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, उस अधिनियम से एक पद बनाया था, आपको ध्यान हो तो, और इसका ऑफिस लंदन में था, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही मंत्री ये भारत का राज्य सचिव बनता था। और ये वायसराय के ऊपर है, क्रम में वायसराय के ऊपर है ये। भारत का पूरा जिम्मा किसके है, राज्य सचिव की। अब मान लो वायसराय को विधेयक को लटकाना है कि इसको तो मुझे पास नहीं होने देना है, तो वो या तो वो खुद वीटो कर देगा, या फिर क्या करेगा, वो देखेगा यार अपने गले क्यों ले, तो वो कह देगा नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये विधेयक है वो साहब के पास भेजूं, राज्य सचिव के पास भेजूं। उनका इस विधेयक को देखना एक बार जरूरी है, तो मैं उनको देखने के लिए इसको मैं मेरे पास रख रहा हूं, उनको भेजूंगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, विधेयक को रिजर्व कर सकते थे, विधेयक को क्या कर सकते हैं, रिजर्व। विधेयक को रिजर्व, रिजर्व का मतलब वो सुरक्षित रख सकते थे अपने पास। कहाँ भेजने के लिए, राज्य सचिव के पास। आज भी भारत के संविधान में भी है, भारतीय संविधान में भी ये प्रावधान है, 200 201, ये कुछ ऐसी ही बातें करते हैं कि राज्यपाल के पास पावर है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। राज्यपाल को अगर लगता है कि ये विधेयक है, इसको मुझे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजना चाहिए, तो वो कर सकता है, उसको रख सकता है, और कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ऐसा ही पावर, ऐसा सा ही पावर किसके पास था, वायसराय के पास भी था। वो कोई भी विधेयक जो उसके पास साइन होने के लिए आता था, वो उसको राज्य सचिव को भेजने के लिए अपने पास रख सकता था। तो ये ध्यान रखना है, वो रख सकता था। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1861 की जो वेरी इंपॉर्टेंट देन है, जो सिस्टम आज सरकारों में आप देखते हो, जैसे आज आज आप सरकारों में क्या देखते हो, सरकार का एक मुखिया होता है, राज्य के लेवल पर जो सरकार का मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री, और संघ के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर जो सरकार का मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री फिर क्या करता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति कराता है, फिर उन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और फिर उन मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, काम बांट देते हैं कि ये मंत्री है वो ऊर्जा वाला काम देखेगा, ये मंत्री शिक्षा वाला देखेगा, ये चिकित्सा वाला देखेगा, ये खाद्य वाला देखेगा, ये कानून वाला देखेगा। ऐसे मंत्रियों के बीच में
फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा, विभाग बांट देता है कि आप इस विभाग का काम आप देखोगे, इस विभाग का काम आप देखोगे। ऐसे होता है आज के टाइम में। इसलिए हम ये पढ़ते भी हैं कि ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और इन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मदद के लिए ये मंत्री हैं, और इन मंत्रियों के पास ये मंत्रालय। ऐसा हम पढ़ते हैं कि भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने जो काम हैं, अपने जो अलग अलग जो विभाग हैं, वो किन को बांट दिए हैं, अपने लोगों को बांट दिए हैं कि ये काम आप देख लेना। लेकिन आप ये ध्यान दें, इन सब का बॉस कौन है, इन सब के ऊपर कौन है? देश के लेवल पर प्रधानमंत्री है, और राज्य के लेवल पर सभी मंत्रियों के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री इनका बॉस है, और देश के लेवल पर इनके बॉस कौन है? प्रधानमंत्री। कोई भी वो, अगर प्रधानमंत्री जी को लगे कि मंत्री से ये काम अच्छे से ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो उनके विभाग तक चेंज कर देते हैं। और हम सुनते हैं कई बार, ये विभाग पहले ये मंत्री जी के पास था, अब आजकल दूसरे मंत्री जी को दे दिया गया, ऐसा हम सुनते हैं। तो कहने मैं ये क्यों अब ये बीच में कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस कहानी का संबंध 8 नंबर पॉइंट से है। जो आज आप देखते हो सरकारों के अंदर व्यवस्था, कि सरकार होती है, सरकार का मुखिया होता है, और उस मुखिया की सहायता करने के लिए, उस मुखिया की मदद करने के लिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, और उन विभागों के मंत्री होते हैं। ऐसा हम देखते हैं, चाहे राज्य के लेवल पर हो चाहे केंद्र के लेवल पर हो। तो ये व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? ये इस तरह का ढांचा कहां से बनना शुरू हुआ कि एक मुखिया होगा, मुखिया की मदद के लिए बहुत सारे मंत्री होंगे, उन मंत्रियों को मुखिया क्या कर देगा? अलग अलग विभाग बांट देगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? ध्यान रखना, इसकी शुरुआत इसी 1861 के एक्ट से हो रही है। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसी 1861 के एक्ट से हो रही है। इस 1861 के एक्ट ने कौन सी व्यवस्था शुरू की? मंत्रिमंडलीय, ये आ गया ना शब्द। ये जो आज जो आप मंत्रिमंडल सुनते हो ना, कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ये राज्य सरकार का मंत्रिमंडल है, ये केंद्र की सरकार का मंत्रिमंडल है। तो ये मंत्रिमंडल कौन होता है? मंत्री होते हैं, जिनके पास अलग अलग कामों की जिम्मेदारियां होती हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। तो ये मंत्री बनाना, उनको अलग अलग विभाग देना, ये जो व्यवस्था है ना, ये कहां से शुरू हुई थी? ध्यान रखना, 1861 के एक्ट से। किससे? 1861 के एक्ट से ये शुरू हुई थी। तो आपके सीधा ही प्रश्न आएगा, इसी को इंग्लिश में कह रहे हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। अब आपके सीधा प्रश्न दे देगा, ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या विभागीय व्यवस्था, या इंग्लिश का शब्द दे देगा पोर्टफोलियो सिस्टम। ध्यान रखना, हिंदी वालों में तो क्या पता, मंत्रिमंडलीय भी दे दे, विभागीय भी दे दे, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही नाम आएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम। कौन सा नाम आएगा? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत, या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कौन से एक्ट से होती है? ऐसा प्रश्न आए तो आपको टिक कर देना है 1861 का एक्ट। कौन सा? 1861 का एक्ट। कौन सा एक्ट है वो? 1861 का एक्ट, उससे इस व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब ये तो मैंने एक समझाने के लिए आपको दिया है कि ये विभागीय व्यवस्था क्या है। वैसे तो मैंने अभी देखो आपको उदाहरण देके बताया है, जैसे वर्तमान में सरकारों में मंत्री होते हैं, सरकार का हेड होता है, तो वैसे ही। तो ये काम क्या हुआ? अब देखो, आप सुनते आ रहे हैं 1773 से कि ये कार्यकारी परिषद होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी, परिषद का हेड गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था। फिर 58 में क्या हुआ?
वायसराय, उस गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया, ऐसा है तो वायसराय के साथ भी एक परिषद तो काम कर ही रही थी, वो परिषद तो साथ में ही थी। तो अब क्या हुआ, अब वायसराय के पास तो काम बहुत सारा हो गया। तो वायसराय अकेला क्या इतना काम देख लेगा क्या? अकेले से तो काम देखा नहीं जाएगा। तो वायसराय क्या करेगा, अपने जो परिषद के लोग हैं उनको अलग अलग काम बांट देगा। वो कह देगा साहब ये ए नाम का जो व्यक्ति है ये तो ऊर्जा ऊर्जा से संबंधित जितना भी बिजली बिजली का काम है वो ए नाम का व्यक्ति देख लेगा। जो बी नाम वाला है ना ये एजुकेशन देख लेगा। सी जो है ना ये चिकित्सा व्यवस्था देखेगा, मेडिकल वगैरह जो हॉस्पिटल्स का काम है वो ये देख लेगा। सड़क वाला काम कोई तीसरा और कोई आदमी देख लेगा। इस तरह से क्या हुआ, जो वायसराय था उस वायसराय ने अपनी परिषद के सदस्यों के बीच में अलग अलग विभाग विभाग बांट दिए कि बिजली आप देखोगे, सड़क पानी आप देखोगे, परिवहन आप देखोगे, कानून व्यवस्था आप देखोगे, ऐसे बांट दिए। और ये जो बांटने के साथ ही कौन सी शुरुआत हो गई, मंत्रिमंडलीय या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ये सब क्यों किया गया होगा, ये इसलिए किया गया था कि ताकि जो वायसराय के ऊपर जो काम का बोझ है वो काम का बोझ कम हो सके और काम बहुत अच्छे से हो। क्योंकि जब आप काम को बांट देते हो ना, अपने जितने भी आपके अंडर में जो काम कर रहे लोग होते हैं, आपके ऊपर काम है, आपको काम करना है, और आप वो काम अपने नीचे वाले जो लोग हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके बीच में आप बांट दो। तो उससे क्या होगा, फिर आप क्या करो, आप निगरानी करो उस काम की। तो उससे काम क्या होगा, बहुत अच्छे से होता है, कुशलतम तरीके से होता है, बहुत अच्छे से होता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है। और अगर सारा काम आप अपने ही सिर पर ढोए हुए घूम रहे हो तो काम में गड़बड़ होने के चांस होते हैं। इसलिए ये कार्यकारी परिषद के जो लोग थे उनके बीच में विभाग बांटे गए थे कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। और ये जो विभाग बांटने को ही हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो आज भी सरकारों में है। आज भी देशों में जो सरकारों का ढांचा है वो इसी सिस्टम पर काम करता है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहे हैं ये साहब, केनिंग साहब। कौन लेके आ रहा है, केनिंग साहब इसको लेके आ रहे हैं। तो केनिंग साहब ये लेके आ गए। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट पोर्ट, तो आपके ये एक पर्सन यहां से बनता है भाई, याद कर लेना आप कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड केनिंग ने की। कौन से कानून से हुई थी इसकी शुरुआत, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत हुई थी 1861 के एक्ट से, ठीक है। ये जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास यहाँ उच्च न्यायालय बन गए हैं। अब देखो पूरा का पूरा है ना, जैसे ही महारानी के पास भारत की बागडोर आई, भारत का शासन महारानी के पास आया, अब देखो उच्च न्यायालय बनाने शुरू हो गए। आज भी तो राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होते हैं। राज्य के लेवल पर न्याय करने वाली सबसे ऊंची जो न्यायिक संस्था है उसका नाम है उच्च न्यायालय। और देश के लेवल पर सबसे ऊंची जो न्यायिक संस्था है उसका नाम है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे ही पहले भी प्रांत थे अंग्रेजों के टाइम में भी, तो कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, यहाँ क्या खोले गए, उच्च न्यायालय। क्या खोले गए यहाँ, यहाँ क्या खोले गए, उच्च न्यायालय। तो ये आप याद कर लेना। ये जो तीन जो स्टेट है, एक तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता, ये नाम याद कर लेना आप। तीनों जगह क्या आ रहा है, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में, यहाँ तीनों जगह पर किसकी स्थापना होगी, उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई इस एक्ट से। तो कई बहुत गहराई में आएगा तो पूछ भी लेगा 1861 के एक्ट से किन किन में किन किन प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में, यहाँ उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। फिर देखो पॉइंट नंबर 10, वायस राय साहब। वायस राय को आपको याद आ रहा है कि हमने एक बात पढ़ के आए हैं ऊपर कि वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद बनाने का पावर मिल गया था, शक्ति मिल गई थी कि वायसराय चाहे तो वहां प्रांतों के गवर्नर से बात करके उनके लिए विधान परिषद बना सकता है। और विधान परिषद में कितने मेंबर होंगे ये कानून में नहीं लिखा हुआ था, ये भी वायसराय साहब ही गवर्नर के साथ डिस्कस करके तय करेंगे कि इतने के मेंबर ठीक हैं, इतने के मेंबर काम चला लेंगे, इतने बना दो। तो ध्यान रखना है। अब वायस राय को जब ये पावर मिली थी कि विधान परिषद आप बना सकते हो, तो वायस राय ने कहा जब पावर ही मिली है तो क्यों ना ही टेके।
अपन बना देते हैं प्रांतों में विधान परिषद। तो वायसराय ने अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या बना दी? विधान परिषदें बना दी। क्या बना दी? विधान परिषदें बना दी। कहाँ कहाँ बनाई? एक तो बनाई बंगाल में। कहाँ बनाई? बंगाल में। बंगाल में कब? देखो 61 में तो कानून आया ही था, तो एक साल बाद में ही कहाँ टिका दी विधान परिषद? बंगाल में। क्योंकि पावर था, चाहो तो आप बना सकते हो, तो इन्होंने बना दी। फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1886 में। और फिर आ जाओ साहब पंजाब। ये रहा पंजाब। पंजाब में 1897, याद कर लेना, कोई याद रहे तो ठीक है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, पता नहीं रहता, ऐसा पूछ भी लेते हैं। तो आपको ये बंगाल वाला तो आप पक्का ही याद कर लेना कि बंगाल में 1862 में। बंगाल में विधान परिषद कब बनी? 1862। ये तो आप याद कर ही लेना। तो 1862 में बंगाल में आपकी ये परिषद बन गई। और 86 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और पंजाब में 1897। मैंने दो तीन बार बोल दिया तो याद तो हो जाएगा, एक दो बार आप घर पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। ये लो, इसी के साथ अपना पूरा हो गया है भाई 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1800 इस वाले में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन टाइम लगो चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से है ना यहाँ से विधायी परिषद का आकार बढ़ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? विधायी परिषद का आकार बढ़ रहा है। वायसराय को अध्यादेश की शक्ति मिल रही है। वायसराय का अध्यादेश 6 महीने तक काम कर रहा है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये 1861 वाला बहुत ध्यान से करना है आपको। और प्रांतों में विधान परिषद बनाने का भी पावर मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको बार बार पढ़नी है। जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो, जब भी आपको ये लगे कि ये चीज है ना मेरी यहाँ से समझ में नहीं आ रही, वहां पर रोक लिया करो, या उसी उतने ही मिनट का वीडियो चला के बार बार सुन लिया करो, ताकि चीजें समझ में आ जाए आप। अब आते हैं साहब भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब आपको एक आइडिया तो लग जाना चाहिए, इतने दिनों से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, हर एक जो वीडियो है वो आगे वाले जो क्लास के वीडियो के लिए एक नींव है, एक आधार है। और उस वीडियो को देखे बिना अगली चीज समझ में नहीं आएगी। 1861 अगर आपने नहीं समझा, तो 1892 अगर आप सीधा पढ़ने जाओगे, आप सोचोगे चलो ठीक है, सर का 1892 वाला जो है ना, वो ही सीधा वीडियो निकाल लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, हम क्या करेंगे, पहले वाले पढ़े रहने देते हैं। पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि 1892 में जो बातें कर रहे हैं उसका बेस तो 1861 में ही तैयार हो गया। और 1861 का बेस 1853 में तैयार हो गया। तो 61 को पढ़ोगे तो 53 पढ़ना पड़ेगा। और 61 92 पढ़ोगे तो 61 पढ़ना पड़ेगा। और 1909 पढ़ोगे तो पहले 92 पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि चीजें कनेक्ट थी, आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए आपको, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को क्रम से ही पढ़ो, क्रम से ही देखो आप। तभी आपके ना, जैसे ही 1947 के एक्ट तक आएंगे ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, फिर अपन है ना एक दिन मैं ऐसी एक क्लास लूंगा, ऐसे इस तरह की क्लास, जिसमें ना मेरी कोशिश ये रहेगी कि 1773 से लेके जो 1947 तक की जो अपनी यात्रा है, इस यात्रा को मैं समराइज करूंगा। मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस क्लास में, एक ही क्लास में, ये जितने भी एक्ट हैं, 1773 का हुआ, फिर 1781, 1786, 1793, फिर 13, फिर 33, 53, 58, 61, 92, 1909, 1919, 1935 और 1947। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये बहुत बड़ा पोर्शन है, जिससे यूपीएससी भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछती है। और ये आईएएस के सिलेबस का भी हिस्सा है, आरएएस के सिलेबस का भी हिस्सा है। तो मैं फिर क्या करूंगा, मेरा जो, मैं जो सोच रहा हूं कि वो जो आपकी एक क्लास लूंगा, उसमें जितने भी एक्ट होंगे ना, इन एक्ट की जो मूल मूल बातें होंगी ना, जो मूल मूल, जो बेहद ही काम की हैं, जिनके जो ये मान लो उस एक्ट की बहुत विशेष बात है, और जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो मैं बात करूंगा केवल वो ही आप वीडियो देख के चले जाएं और आपका काम हो जाएगा, मैं इतना भी वादा नहीं करूंगा। देखना तो सारा ही है,
लेकिन वो एक वीडियो इस तरह से अपन बना रहे हैं ताकि काम काम की बातें तो छूटे ही नहीं। भाई ऐसा नहीं हो कि हम कहीं सारा सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो काम की बातें भी भूल जाएं। तो मेरी यही सोच है कि वो मैं एक सभी जितने भी एक्ट होंगे उन एक्ट का सार निकालते हुए वो अपन एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में सारे एक्ट का सार अपन समाहित कर देंगे, ताकि जब भी आपको ये लगे कि कोई परीक्षा का समय पास है और इन एक्ट की मुझे महत्वपूर्ण बातें मुझे एक बार रिकॉल करनी है, मुझे याद में लेके आना है मुझे, तो फिर मैं क्या करूं? तो आप उस वीडियो को फिर आप तुरंत प्रभाव से, वो 1 घंटे का के आसपास, 1 डेढ़ घंटे का होगा, तो उसको आप क्लिक करोगे, दो दो गुना की स्पीड में देख लो, तो लगभग आधा घंटे में आपके जितने भी एक्ट होंगे वो सारे सारे एक्ट का रिवीजन हो जाएगा, और आपकी चीजें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी दिमाग में, वो याद आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश यही है कि वो ऐसा वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये कोशिश को अमली जामा तभी पहना पाएंगे, इसलिए जितने भी अपने जो कम्युनिटी ग्रुप के जितने भी हैं, वो कोशिश करें कि अपने ये जो वीडियो हैं जिनको हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, वो ये कोशिश करें कि जितने ज्यादा आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, उनको आप शेयर करें और उनको कहें कि आप सब्सक्राइब करें। अपन इतना ही कह रहे हैं उनको करने के लिए। बाकी पढ़ाना, और वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ाना, वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपको आपकी जो पॉलिटी है वो बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक की पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें। जितने भी आपके सर्कल के अड़ोस पड़ोस के जितने भी कोई तैयारी करने वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा आप इसको भेजें, और उन्हें कहें कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करके इतना आप योगदान कर दें। तो 1892 पर लौटते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा 1892 में फिर नया क्या कर लेंगे वो। अरे नाम ही देखो, भारत परिषद अधिनियम है। इसका मतलब क्या है? विधान परिषद के बारे में कुछ बातें की होंगी इस एक्ट में। तो की क्या होंगी विधान परिषद में? यही किया होगा, कुछ नए सदस्य जोड़ दिए होंगे, आकार बढ़ा दिया होगा, कुछ नए अधिकार दे दिए होंगे। भाई अब तक क्या कर रहे थे? पहले छह, छह के बाद में 61, 61 में छह कम से कम, अधिकतम से अधिकतम 12 लगा सकते हो ना। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें और कह देंगे कि आप कम से कम इतने और जोड़ सकते हो, अधिकतम इतने जोड़ सकते हो, इतना ही तो करेंगे। और थोड़े से और कह देंगे, पहले क्या कह रहे थे कि विधान परिषद बना तो दी लेकिन उसके पास ज्यादा अधिकार वगैरह है नहीं, तो अब इसमें क्या कह देंगे? कह देंगे भाई विधान परिषद है और इसके जितने भी मेंबर हैं उसको देखो, ये कुछ एक अधिकार है, कुछ सामान्य जो मामले हैं, सामान्य विषय, उन पर सवाल जवाब कर ले, बस इतना ही। फिर 1909 आएगा तो क्या होगा? वही करेंगे, फिर से विधान परिषद में और ज्यादा सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे और उनके कुछ अधिकार बढ़ा देंगे, बस इतना ही करेंगे। इसलिए अगर आपने इसको क्रम से इसको समझ लिया ना, तो चीजें दिक्कत ही नहीं है, आपको तुरंत दिमाग में आ गया, अच्छा 61 में ये पढ़ा था, तो 92 में क्या है, थोड़ी सी संख्या बढ़ा दी होगी, और 1909 में क्या है, फिर से संख्या बढ़ा दी होगी। 1892 में कुछ अधिकार दिए थे, 1909 में थोड़े अधिकार और दे दिए होंगे, बस इतना ही है। अब देख लो, ये की यही बातें आप आपके अब ये आइडिया बन गया ना, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, पॉइंट नंबर 2 देखो ये, पॉइंट नंबर ए वाले में देखो, 10 और अधिकतम कितना कर दिया, 16। अब है ना, आप है ना बिल्कुल एकदम कंठस्थ करते हुए चलना। 1853 क्या आया था? 1853। 1800 जो 53 था, उस 1853 में कितना? 6। 1853 में कितना? 6। ठीक है, अब आ जाओ साहब। फिर आया 1861। 1861 में क्या कहा गया? 1853 में विधायी परिषद में सदस्य कितने, ध्यान देना, 1853 में विधान परिषद में कितने लोग हैं? 6। कितने लोग हैं? 6। ये हो गए, याद हो गए। 1861 में क्या हो रहा है?
1861 में क्या हो रहा है, कम से कम कितना, 6, और अधिकतम कितना लगाओगे, 12। यही हो रहा है। ये 1861 में क्या हुआ, कम से कम कितने, 6, अधिकतम कितने, 12। 1853 में क्या किया था, फिक्स कर दिया 6, और 1861 में थोड़ा पावर बढ़ गया है। आप वायस राय को बोला कि कम से कम एक्स्ट्रा मेंबर 6 लगा दो, अधिकतम 12। ठीक है भाई। अब आ जाओ साहब 92। अब आ जाओ 92। 92 में क्या है, संख्या बढ़ा दो भाई। वहां हम क्या करें, कम से कम कितने लगाने, पहले वाले में कम से कम कितने थे, 6, बढ़ा दो। कितने कर दूं, 10 कर दिया साहब। इस कितने कर दूं, 10, और अधिकतम कितने कर दूं, वहां पहले कितने थे, 12। इसको बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं, 16। ये लो, इसको कितना कर देते हैं, 16। इसको कितना कर दिया, 16। बस यही याद करना है। अब देखो तीनों कानून में, विधान परिषद में मेंबर्स की संख्या आपको मैंने अभी याद करा दी। 53 में कितने हैं, जब शुरुआत में एक संसद बनती है, छोटी सी संसद, 6। 61 में कम से कम कितने कर दिए एक्स्ट्रा, 6, अधिकतम कितने, 12। 1892 में कम से कम एक्स्ट्रा सदस्य के रूप में कम से कम कितने की, 10, अधिकतम कितने, 16। ठीक है, वो मैंने इसमें भी लिख दिया है, ये पहले कितना था, 6। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल